किसी भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप जब भी रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं तो हम रॉ मटेरियल अकाउंट को डेबिट करते हैं। मैं आपको एक ज़रा बेसिक सा फ्लो अकाउंटिंग का उससे ओवरव्यू दे रहा हूँ। वैसे तो हमारा पूरा एक चैप्टर है कॉस्ट फ्लो का, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के कंप्लीट डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बेसिक सिस्टम जिससे आप शायद कुछ अवेयर हों, लेकिन एक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक दे दूँ। बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम कैसे काम करता है। फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो लेजर मेंटेन किया जाता है, जो बुक मेंटेन की जाती है, उसके कुछ की अकाउंट में आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब रॉ मटेरियल ख़रीदा जाता है तो वो इस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। सिमिलरली जब वेजेस पे की जाती हैं वो भी इस अकाउंट को डेबिट कर दी जाती हैं। देन जैसे मैंने कल आपसे शेयर किया था, कोई भी आपके पास प्रोडक्शन ऑर्डर आता है, किसी भी कस्टमर का कोई ऑर्डर आएगा तो उस हर ऑर्डर के लिए एक अलहदा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। और ये वर्क कैसे करेगा कि जब भी कोई ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वर्किंग प्रोसेस नंबर 1, इसका अकाउंट है, तो आपने मटेरियल इशू करना है। आप वर्क इन प्रोसेस नंबर 1 को मटेरियल यहाँ से इशू कर देते हो, रॉ मटेरियल के भी हमने इस जॉब के लिए, इस ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल कितनी वैल्यू का इशू किया, वट एवर द वैल्यू इज़। सिमिलरली आपने जो वेजेस पे की हैं, आप इसमें देखते हो इन वर्कर्स में से कितने वर्कर्स ने वर्क इन प्रोसेस 1 जॉब के लिए काम किया, तो जितने वर्कर्स ने वहाँ पे काम किया उनकी सैलरी आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हो वेजेस कि जी ऑर्डर नंबर 1, इसके लिए हमने मटेरियल कितनी वैल्यू का इशू किया। ऑर्डर नंबर 1, इसके लिए लेबर कितनी हमारी कॉस्ट इनकर हुई। और फिर बारी आती है ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स के बारे में जैसे मैंने कल बताया था, 2 एंट्रीज हमने शेयर की थी। एक एंट्री में हमने बात की थी कि जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर होती है वो इधर डेबिट करते जाते हो आप। एक्चुअल ओवरहेड्स जैसे जैसे इनकर होते हैं आप इस अकाउंट को डेबिट करते जाते हैं। किराया पे किया, इधर डेबिट कर दो। बिजली का बिल पे किया, इस अकाउंट को डेबिट कर दो। अकाउंटिंग एंट्री जो आपको सिखाई गई थी कल, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड की, दैट वाज डेबिट FH control account, credit may be cash or payable, whatever account is relevant. Debit, credit, ये अकाउंटिंग एंट्री है एक्चुअल ओवरहेड की रिकॉर्डिंग की, जो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका डेबिट साइड शो कर रहा हूँ। एक्चुअल ओवरहेड इनकर हुए, इधर डेबिट हो गया। फिर जब हम कोई ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको बनाने में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आती। रॉ मटेरियल मीन डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस मीन डायरेक्ट लेबर। हमें पता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इनकर होती है, और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो इनकर हो रही है वो सारी यहाँ पे पाक होती जा रही है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट का मसला क्या है? अनलाइक डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट को तो हमें पता लग गया कितना मटेरियल इस जॉब के लिए आया, चार्ज कर दिया, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है प्रोडक्ट के लिए। डायरेक्ट वेजेस कितनी है इस जॉब के लिए पता लग गया, हमने ट्रांसफ़र कर दी यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, मेजरेबल विद एक्यूरेसी है, चार्ज कर दिया। इनडायरेक्ट का प्रॉब्लम ही है कि ये किराया, बिजली का बिल, ये इस ऑर्डर के कितना पे हुआ, दिस इज़ नॉट मेजरेबल, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। तो हमने इसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को डील करने के लिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस सीखा था। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हमने क्या सीखा था कि भाई सारे ओवरहेड्स हम यहाँ पे इकट्ठे करते जाएंगे इस एंट्री के थ्रू, और फिर एस्टिमेटेड बेसिस पे ये ओवरहेड प्रोडक्शन को चार्ज करते जाएंगे, जिसको हम ओवरहेड एब्जॉर्ब कहते हैं। दूसरी एंट्री जो हमने सीखी थी, हमने कहा था जी हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, FH कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और ये एंट्री है ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट। और हमने इसकी जो इक्वेशन देखी थी, दैट वाज एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अगर आपका आवरली
एब्जॉर्प्शन रेट है तो एक्चुअल आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, अगर आपका एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सो इसकी मदद से आप ओवरहेड एब्जॉर्ब कैलकुलेट करते हैं और ये आप यहाँ पे चार्ज कर देते हैं FH कंट्रोल अकाउंट से वर्क इन प्रोसेस नंबर 1। तो इस तरह पूरे साल आप एक्चुअल कॉस्ट इधर रिकॉर्ड करते रहते हैं और डिफरेंट जॉब्स को यहाँ से कॉस्ट चार्ज करते रहते हैं। जिस तरह ये रॉ मटेरियल भी डिफरेंट जॉब्स को यहाँ से चार्ज होता रहता है, जिस जॉब को मटेरियल इशू हो रहा है चार्ज होता जाएगा। इसी तरह जिस जॉब पे वर्कर काम कर रहे हैं उनको चार्ज होता जाएगा, उन जॉब्स को वर्कर्स की सैलरी चार्ज होती जाएगी। सो इस तरह प्रोसेस चलता रहता है और जब एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये अकाउंट क्लोज होता है और ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं फिनिश गुड्स में। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितना कॉस्ट टोटल लगी, टोटल कॉस्ट आप फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो ये एक बेसिक सा फ्लो है कॉस्ट का जो कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है। जी कोई क्वेश्चन? ये 2 एंट्रीज़ कल हमने डिस्कस की थी और उन 2 एंट्रीज़ के साथ हमने एक कॉन्सेप्ट जो सीखा था वो था कि एक्चुअल ओवरहेड को एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जब हम उससे कंपेयर करते हैं ईयर एंड पे, जब साल ख़त्म होता है तो हम एक्चुअल ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को कंपेयर करते हैं। हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स इस साइड का टोटल, ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं और इस साइड का टोटल हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स जो एक्चुअल कॉस्ट हमारी इनकर हुई, जो हमने कॉस्ट इनकर की, खर्चा, किराए, बिजली, सैलरी की मद में जो ओवरहेड्स की मद में हुआ, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अंदाज़न हमने जो कॉस्ट प्रोडक्शन को चार्ज की। क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो कितनी हमारी साल में इनकर हुई वो तो साल के एंड पे पता लगेगा, जबकि प्रोडक्शन तो ड्यूरिंग द ईयर कर रहे होते हैं। तो वी कैन नॉट वेट कि साल के एंड पे हमें एक्चुअल ओवरहेड पता लगे तो हमें फिनिश गुड्स की कॉस्ट पता लगे। हमने तो ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट मेजर करके प्राइसिंग करनी है और प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है, तो उसके लिए हमें साथ साथ कॉस्ट को चार्ज करना पड़ता है। तो इसलिए हम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, ओवरहेड जो होते हैं, उसको एस्टिमेटेड बेसिस पे ओवरहेड को अब्जॉर्ब करते जाते हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई सवाल? जी कल तक ये जो हमारे बातें थी, इसको ये फॉर्मेट मैंने आपसे अकाउंट्स इस तरह शेयर नहीं किए थे, ये मैंने आज आपसे शेयर किए थोड़ा सा फ्लो दिखाने के लिए। आई होप इससे आप फेमिलियर थे, पहले ही नहीं थे तो भी आपके सामने हैं। ये 2 एंट्रीज़ हैं जो हमने कल डिटेल में डिस्कस की थी और इस कंपैरिजन को लेके भी हमारी थोड़ी डिस्कशन हुई थी। बट यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज़ समझ नहीं आई, पूछिए। अच्छा जी, हमने कल एक जो कॉन्सेप्ट इस कंपैरिजन को लेके सीखा था, हमने कहा था जी अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्चुअल से ज़्यादा हो जाएं तो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड, और अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल से कम हो जाएं तो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड अंडर एब्जॉर्ब्ड। ये हमारी डिस्कशन थी जो हमने कल शायद यहाँ पे क्लोज की थी। आज हमें इससे आगे चल रहे हैं कि ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जब आते हैं, जो इसके आने के चांसेस 99.9% तकरीबन 100% ही हैं कि एक्चुअल ख़र्चा हम क्या इनकर कर रहे हैं वो शायद कभी भी इससे मैच ना करे। कोई एक मौजूदाती कोई कोइंसिडेंस हो जाए तो हो जाए। नॉर्मली वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एक्चुअल खर्चा हमारे एब्जॉर्ब खर्चे से मैच करेगा। देयर कुड बी नंबर ऑफ रीज़न। उन रीज़न पे चल के आगे चल के बात करेंगे किन वजूहात की बेसिस पे ये मैच नहीं करते, उस पर डिटेल में डिस्कशन आगे आएगी। बट फ़िलहाल एक एक्चुअल कॉस्ट है, एक अंदाज़ा है, दोनों का मैच करना तकरीबन नामुमकिन होता है कि आपने एक अंदाज़ा साल के शुरू में लगाया है कि अगले पूरे साल में हमारी क्या कॉस्ट होने वाली हैं, और देन साल के एंड पे एक्चुअल कॉस्ट जो हों वो मैच कर जाएं आपके अंदाजे से। ये कोई मौजूदाती कॉन्सिडेंसी हो सकता है। तो नॉर्मली दे विल नॉट मैच, या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज़्यादा होंगे या कम होंगे। इस सिचुएशन को कहते हैं जी ओवरहेड्स आर ओवर एब्जॉर्ब्ड, इस सिचुएशन को कहते हैं ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड। अब हम देखते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। हम देखेंगे ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड की वन बाय वन। पहले हम ओवर एब्जॉर्ब्ड को डिस्कस कर लेते हैं। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की इम्प्लीकेशन क्या है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है हमारी अकाउंटिंग में, और फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे।
फिर हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये दो एस्पेक्ट हमें देखने हैं ओवर एब्जॉर्ब के लिए, फिर इन्हीं को हम अंडर एब्जॉर्ब के लिए भी देखेंगे। इम्प्लीकेशन ओवर एब्जॉर्ब्ड का इफेक्ट क्या है हमारी अकाउंटिंग पे। जरा इधर अकाउंट पे आइए। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि शायद हमारा एक्चुअल खर्चा यहाँ पे 100 था, लेकिन प्रोडक्शन को जो हमने चार्ज कर दिया वो 120 चार्ज कर दिया, इसी को ओवर एब्जॉर्ब कह रहे हैं। एक्चुअल खर्चा हमारा ओवरहेड की मद में 100 हुआ है, प्रोडक्शन के इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी 100 आई है, लेकिन हमने अंदाजन जो एक साल के शुरू में हमने रेट बनाया था, उस रेट को लेके जो हम प्रोडक्शन को चार्ज करते गए हैं उसका टोटल 120 है। इसका मतलब हमने अपनी प्रोडक्शन को खर्चा एक्चुअल से ज़्यादा चार्ज कर दिया। शायद हमारी प्रोडक्शन को अगर हम एक्चुअल की बेसिस पे चल रहे होते तो हमें एक 100 रुपये की कॉस्ट चार्ज करनी थी, हमने अंदाजे से चले, हमने एब्जॉर्ब किए, हमने अंदाजे से जो कॉस्ट एब्जॉर्ब की है, जो प्रोडक्शन को चार्ज की है, वो ज़्यादा चार्ज कर दी है। सो इम्प्लीकेशन क्या आती है, कॉस्ट of production is overstated। यही है ना फर्क। हमने 100 रुपया कॉस्ट में ऐड करना था, 100 की जगह 120 ऐड कर दिया, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल से ज्यादा आ गई। 100 रुपया ऐड होना था, 100 की जगह 120 ऐड हो गया, तो हमारी कॉस्ट जो है पर यूनिट अकॉर्डिंगली वो ओवरस्टेट होगी। उसमें ओवरहेड्स जहाँ पे 1 रुपये आने थे पर यूनिट, वहाँ पे 1 रुपया 20 पैसे पर यूनिट आ गए। जहाँ पे 10 रुपये पर यूनिट आने थे, वहाँ पे 12 रुपये पर यूनिट आ गए, क्योंकि हमने सारे के सारे ओवरहेड ज़्यादा चार्ज कर दिए हैं। सो ओवरहेड्स, क्योंकि इन्वेंट्री, अगर आप IS2 पढ़ो ना, IS2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। तो कॉस्ट तो 100 है, कॉस्ट तो 100 है, इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पजेज़ के लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स तो बनने होते हैं साल के एंड पे, तो वहाँ पे तो साल के एंड पे आपको एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल होती है। फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए आप एक्चुअल कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंट के लिए जैसे हमने कहा था, हमें तो इन्वेंट्री की कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने प्राइस देनी है कस्टमर को। हमें साल के बीच में, साल के शुरू में कॉस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मंथली अकाउंट्स बनाने हैं, हमें क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने हैं, हमें 6 मंथली अकाउंट बनाने हैं, तो वहाँ पे बात करते एक्चुअल डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए हम एब्जॉर्ब्ड एस्टिमेटेड डाटा को लेके अकाउंट बना रहे होते हैं। तो इम्प्लीकेशन क्या आ रही है कि असल में हमारी कॉस्ट 100 रुपये आई है, जो कि यहाँ पे 100 रुपया चार्ज होना चाहिए था, लेकिन हमने 120 रुपये यहाँ चार्ज कर दी। ओवर एब्जॉर्ब्ड की इम्प्लीकेशन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ओवरस्टेटेड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरस्टेटेड की इम्प्लीकेशन फर्दर आगे चल के क्या आती है, इन्वेंट्री वैल्यू इन बैलेंस शीट इज ओवरस्टेटेड, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होती है ना, कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स इन हैंड, यही आती है ना इन्वेंट्री की वैल्यू, कि यूनिट्स कितने स्टॉक में हैं और कॉस्ट पर यूनिट क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब कॉस्ट पर यूनिट ओवरस्टेट हो रही है तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी ओवरस्टेट ज़्यादा आ जाती है एक्चुअल से। और फिर अगर ये इन्वेंट्री कुछ बिकती है, जब प्रोडक्शन कंप्लीट होती है एंट्री आती है डेबिट फिनिश्ड गुड्स, क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस, और जब कुछ यूनिट्स बिक जाते हैं तो क्या एंट्री आती है, यूनिट्स के सेल होने पे क्या अकाउंटिंग एंट्री डलती है, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री रिलेटेड एंट्री आती है। एक तो एंट्री है ना डेबिट डेटर्स क्रेडिट सेल्स, वो सेल्स की एंट्री, एक वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, एक कॉस्ट भी तो रिकॉर्ड होती है ना, कि डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट फिनिश गुड्स, एक ये एंट्री आती है। तो हमने कहा कि जब हमने यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा चार्ज कर दी तो हमारी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओवरस्टेट होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई, और फिर उस इन्वेंट्री में से जब कुछ यूनिट्स बिकते हैं, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट फिनिश गुड्स होता है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ओवरस्टेट हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ओवरस्टेटेड फॉर यूनिट्स सोल्ड, जो यूनिट्स बिके हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ सेल भी आपकी ओवरस्टेट होगी। सो
अकाउंट आपके सामने वर्क इन प्रोसेस का आ रहा है। मैं यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फर्दर 2 अकाउंट्स और बना देता हूँ ताकि आप फ्लो को फॉलो कर सकें। एक फिनिश गुड का अकाउंट बना देते हैं, एक कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट भी बना देते हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं जी गुड्स इधर, और फिर जो यूनिट्स बिक जाते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर आपका P&L को क्लोज हो जाता है। और इधर जो इन्वेंट्री बच जाती है वो कैरी डाउन हो जाती है। सिमिलरली वर्क इन प्रोसेस में भी अगर कुछ बच जाए वो भी कैरी डाउन है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कॉस्ट अकाउंट, ये P&L को क्लोज किया जाता है। अब फ्लो दोबारा देखो, हमारा एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस सीखा। हमने कहा नहीं, हम एक्चुअल कॉस्ट के आने का इंतजार नहीं कर सकते, वो तो साल के एंड पे आएगी, हमें तो साल के बीच में, साल के शुरू में कॉस्ट चाहिए होती है। हमने एब्जॉर्ब करना शुरू किया। एब्जॉर्ब में अगर ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब है, इसका मतलब प्रोडक्शन को कॉस्ट ज़्यादा चार्ज होगी है। जब कॉस्ट प्रोडक्शन को ज़्यादा चार्ज हुई, इसका मतलब हमारी फिनिश गुड्स एक्चुअल से ज़्यादा कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो गई हैं। यही फिनिश गुड्स जब इधर ट्रांसफ़र होगी तो हम कहते हैं हमारी इन्वेंट्री ओवरस्टेट है, क्योंकि अगर कोई बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी ना। पर यूनिट 10 की जगह 12 रुपये आ रहे हैं, फिनिश गुड्स ओवरस्टेट होते हैं। और इसी तरह कुछ यूनिट जो बिक जाते हैं, जब इन्वेंट्री की कॉस्ट ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कॉस्ट भी तो ओवरस्टेट हो रही है ना, तो इसलिए हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ओवरस्टेटेड रहती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ओवरस्टेटेड है, आपकी इन्वेंट्री भी ओवरस्टेटेड है इसकी वजह से। तो ये हमने इम्प्लीकेशन पढ़ी, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की इम्प्लीकेशन, उसके असरात क्या हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की इम्प्लीकेशन, अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्चुअल ओवरहेड से ज़्यादा हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या आता है डिफरेंट अकाउंट्स में, डिफरेंट वैल्यूज़ में। जी एस्टिमेटेड ओवरहेड्स को साल के शुरू में लेके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाते हैं, और फिर जैसे जैसे हमारे ऑर्डर्स आते जाते हैं उन ऑर्डर्स को उस एस्टिमेटेड रेट की बेस पे, ये इक्वेशन मैंने लिखी है, हम ओवरहेड चार्ज करते जाते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब करते जाते हैं। हम देखते हैं ऑर्डर 1 में कितने घंटे लगे, वर्क इन प्रोसेस नंबर 1, इस पर कितने घंटे लगे। सपोज़ इस पे लगे, हमने कहा जी 10 घंटे, हमारा रेट क्या है, सपोज़ 5 रुपये पर आवर, इसका मतलब इसको कॉस्ट चार्ज कर दो 50 रुपये। अगला ऑर्डर आएगा, उस पर देखेंगे कितने घंटे लगे, रेट साल के शुरू में निकाला हुआ था, एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करते जाते हैं हर जॉब को, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट साल के शुरू में एस्टिमेटेड डाटा को, बजटेड डाटा को लेकर बना लिया जाता है, और पूरे साल में जिस जॉब पे जितना टाइम लग रहा होता है, जितनी उसकी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल होती है, उसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करके ओवरहेड उस जॉब को चार्ज करते जाते हैं, या उस जॉब में ओवरहेड एब्जॉर्ब करते जाते हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी एफर्ट्स कंट्रोल अकाउंट से कॉस्ट चार्ज होगी वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल की कॉस्ट भी आती है, डायरेक्ट मटेरियल। वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी आती है। फिर जब वर्क इन प्रोसेस का मतलब प्रोडक्शन इन प्रोसेस, फिर जब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो जितनी कॉस्ट वहाँ पे यूनिट्स को बनाने में लगी है वो सारी कॉस्ट फिनिश गुड्स में चली जाती है, और फिनिश गुड्स में से भी जो यूनिट्स बिक जाते हैं उनकी कॉस्ट हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो इन हैंड होते हैं वो कॉस्ट ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन हो जाती है नेक्स्ट पीरियड के लिए, जो बैलेंस शीट में हमारी रिफ्लेक्ट होती है एज एन एसेट। ये कॉस्ट जो यूनिट्स बिक गए इनकी कॉस्ट P&L में चली जाती है, और जो यूनिट्स नहीं बिके ये हमारे एसेट हैं, ये हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, अब इसकी ट्रीटमेंट, हम ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की ट्रीटमेंट क्या करें? ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की ट्रीटमेंट के 2 सिनेरियोज हैं। एक, व्हेन होल प्रोडक्शन इज सोल्ड, व्हेन होल प्रोडक्शन इज सोल्ड,
ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या होते हैं? जैसे मैंने कल आपसे एग्जांपल शेयर की थी, एक्चुअल ओवरहेड अगर 100 हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 120 हैं, तो ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने हैं? ₹20 रुपीज़ ओवरहेड्स आर ओवर एब्जॉर्ब। आपने प्रोडक्शन को 20 रुपये ज़्यादा चार्ज कर दिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट के, इसकी इम्प्लीकेशन हमने बात कर ली है। ओवर एब्जॉर्ब 20 का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट इज ओवरस्टेटेड बाय 20 रुपये। इन्वेंट्री वैल्यू इन द बैलेंस शीट इज ओवरस्टेटेड बाय 20 रुपये पर यूनिट, या जब भी कह लें। एंड इफ यूनिट्स आर सोल्ड देन कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ओवरस्टेटेड। तो ये इसका फ्लो है, इसके इम्पैक्ट का, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के इम्पैक्ट का फ्लो। तो पहले उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरस्टेट हुई, फिर इन्वेंट्री वैल्यू बैलेंस शीट में अगर जा रही है वो ओवरस्टेट हो रही है, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो यूनिट्स बिक रहे हैं, वो ओवरस्टेट हो रहे हैं। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करने लगे हैं कि अगर ओवरहेड्स ओवरस्टेट हो रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमने कहा जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हम दो एंगल से देखेंगे। व्हेन होल प्रोडक्शन इज सोल्ड, मतलब सारे यूनिट्स जो हमने बनाए वो बिक चुके हैं, मतलब हमने यहाँ पे 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए, उसकी वजह से 20 रुपये फिनिश गुड्स में एक्स्ट्रा चले गए, और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स में 20 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ पे यही फ़र्क आया ना इसका। सारा असर जो ट्रैवल कैसे हुआ कि हमने यहाँ से 20 रुपये एक्स्ट्रा इधर चार्ज कर दी, एक्स्ट्रा 20 रुपये चार्ज किए, ये 20 रुपये इधर से जब फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हुए एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र हो गए, और जब यूनिट सारे के सारे बिक गए तो सारी की सारी कॉस्ट जब कॉस्ट ऑफ सेल्स में आई तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 रुपये से ओवरस्टेट होगी। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 रुपये से ओवरस्टेट हो रही है ओवर स्टेटमेंट के केस में, और सारे का सारा जो ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच चुका है, क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स जो हमने बनाए थे वो सारे के सारे बिक चुके हैं। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी ओवरस्टेट हो रही है। ओवरस्टेट से मुराद, कॉस्ट ओवरस्टेट से मुराद एक्स्ट्रा डेबिट आ गया। यहाँ पे कॉस्ट ओवरस्टेट होने से मुराद एक्स्ट्रा डेबिट आ गया है। तो एक्स्ट्रा डेबिट है तो उसको आप एक्स्ट्रा क्रेडिट, उसको क्रेडिट से आप रिवर्स करते हैं। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होती है ओवर एब्जॉर्ब के ट्रीटमेंट के लिए। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जब सारे यूनिट्स बिक चुके हैं, इसका मतलब ये सारी की सारी अमाउंट, अज्यूमिंग 20 रुपये थे ओवर एब्जॉर्ब, 20 के 20 रुपये कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्स्ट्रा चार्ज हो गए हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स शुड बी क्रेडिटेड। अब ये डेबिट कहाँ जाना है? कल मैंने एक आपको जुमला बोला था, एफएच कंट्रोल अकाउंट, इज इट अ कॉस्ट अकाउंट और एसेट अकाउंट? दिस इज अ कॉस्ट अकाउंट। और कॉस्ट अकाउंट का एक फीचर होता है कि ईयर एंड पे इसका डेबिट क्रेडिट इक्वल होकर क्लोज होना है। तो इसका डेबिट क्रेडिट इक्वल है इस वक्त, इसका फर्क है, इसका डेबिट साइड पे 20 रुपये कम है। तो ये 20 रुपये आप एफएच कंट्रोल अकाउंट को डालते हो, एफएच कंट्रोल अकाउंट, ये 20 रुपये का डेबिट आप उधर डाल दोगे ताकि आपका ये अकाउंट टैली हो जाए। एक्चुअल ओवरहेड्स आपके यहाँ पे आ रहे थे 100 रुपये, ये आपके एक्चुअल ओवरहेड्स थे, तो इसमें आप 20 रुपये डालोगे जब ओवर एब्जॉर्ब से, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल से आ रहे हैं, तो आपका ये अकाउंट 120 पे टैली हो जाएगा। तो आपका दोनों मामला हल हो गए। ये अकाउंट आपका टैली नहीं था, इस एंट्री से आपका ये अकाउंट टैली हो जाता है। और दूसरा मसला क्या आ रहा था कि ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट हो रही थी। आपने ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से जो कॉस्ट का फ्लो फॉलो किया, आपको पता लग गया कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो गए हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज को भी आपने रिवर्स कर दिया। तो जब सारे यूनिट्स बिक चुके होते हैं तो इसका मतलब सारी की सारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज हुई थी वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच चुकी है। तो ओवर एब्जॉर्ब्ड का मतलब एफएच कंट्रोल अकाउंट में क्या नज़र आ रहा है कि क्रेडिट साइड की वैल्यूज ज़्यादा है, डेबिट साइड की वैल्यूज कम है। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एफएच कंट्रोल अकाउंट के डेबिट किए जाते हैं, और चूंकि वो सारे के सारे असरात कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच चुके हैं तो क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल को कर दिया जाता है। दिस इज हाउ वी क्लोज दिस ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को कैसे क्लोज किया जाता है? व्हेन होल प्रोडक्शन इज सोल्ड, जब सारी प्रोडक्शन बिक चुकी हो। तो फिर ये एंट्री है जी। कोई सवाल? दूसरा सिनेरियो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं इसी के रिलेटेड, ओवर एब्जॉर्ब का ही
second scenario, when part of the production, when only part of production, let's assume 60% is sold. इसका मतलब 40% production is in hand, 40% production is in stock. This is the second scenario. पहला सिनेरियो था जितनी प्रोडक्शन की सारी बिक गई हैं, तो ओवर एब्जॉर्ब की ट्रीटमेंट क्या है। और अब हम कह रहे हैं लेट्स अज्यूम पार्ट इज सोल्ड। हमने कहा जी अज्यूम करो 60% बिक गई हैं, इसका मतलब बाकी जो है वो अनसोल्ड हैं, स्टॉक में हैं। अब ज़रा दोबारा अकाउंट पे तवज्जो दीजिए। अगर 20 रुपये आपने प्रोडक्शन को ज़्यादा चार्ज कर दिए हैं, वो 20 रुपये यहाँ से सारे के सारे फिनिश गुड्स में चले गए हैं, तो क्या सारे के सारे यूनिट्स बिक गए हैं? अगर सारे यूनिट्स नहीं बिके, इसका मतलब सारा का सारा 20 रुपया कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर नहीं हुआ। जितने परसेंट यूनिट बिके हैं उतने परसेंट ओवर एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया, बाकी इधर ही पाक है। मतलब एग्जांपल हमने कहा 60% यूनिट बिके हैं, तो 60% कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया है, और बाकी जो 40% बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है वो यूनिट्स के साथ नीचे फिनिश गुड्स के अकाउंट में रह गए पैसे। टोटल 20 रुपये ओवर चार्ज हो गए थे, 60% यूनिट बिक गए तो 60% उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल को ट्रांसफ़र हो गए। 40% यूनिट नहीं बिके तो 40% एक्स्ट्रा चार्ज का इसी अकाउंट में फिनिश गुड्स के अकाउंट में रह गया। सो अकॉर्डिंगली एंट्री जो इसकी बनेगी सिंपल, आप ओवर एब्जॉर्ब को स्प्लिट कर देते हो फिनिश गुड्स में और कॉस्ट ऑफ सेल में, इसी रेशो के हिसाब से जिस रेशो से यूनिट बिके हैं या नहीं या इन हैंड है। तो आप एफएच कंट्रोल अकाउंट वो तो 120 रुपये से ही डेबिट करना है ताकि वो तो अकाउंट क्लोज हो। क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिनिश गुड्स में तकसीम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स को जाएगा इस केस में 60% और फिनिश गुड्स को जाएगा इस केस में 40%। ये आपकी एंट्री ऐसे क्लोज होगी। अगर तो सारे यूनिट्स बिक गए हैं तो सारे का सारा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफ़र हो चुका है। आप कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिनिश एफएच कंट्रोल अकाउंट में एंट्री पास करोगे। लेकिन अगर सारे यूनिट्स नहीं बिके, पार्ट यूनिट्स बिके हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से, प्रपोर्शन के हिसाब से जितने यूनिट्स बिके हैं उनका हिस्सा ओवर एब्जॉर्ब का कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और जितने यूनिट्स इन हैंड हैं प्रोपोर्शन के हिसाब से ओवर एब्जॉर्ब में से उतना हिस्सा आप फिनिश गुड्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट गई है वो भी रिवर्स हो जाए, फिनिश गुड्स में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट गई है एब्जॉर्प्शन की वजह से वो भी रिवर्स हो जाए, और एफएच कंट्रोल अकाउंट जो हमारा टैली नहीं हो रहा था वो भी टैली हो जाए। अकाउंटिंग एंट्री आपके सामने है। जी बेटा, बेटा एब्जॉर्ब्ड बजटेड नहीं है। बजटेड ओवरहेड आप यूज़ करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए। बजटेड ओवरहेड आप यूज़ करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड्स आर नॉट द सेम। आई रिपीट, बजटेड ओवरहेड्स आर यूज्ड इन डिटर्मिनिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और फिर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कहाँ से आए हैं? ये इक्वेशन लिखी नजर आ रही है, एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। दिस इज नॉट बजटेड, ये बजटेड नहीं है। ठीक है, बजटेड ओवरहेड को लेके हमने सिर्फ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, वो निकाल लिया, बजटेड ओवरहेड पीछे रह गए, उनसे अब हमारा ताल्लुक नहीं है। अब हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट देख रहे हैं क्या है कि हमारा पर आवर कॉस्ट क्या है अंदाजन, और हम एक्चुअल कितना काम कर रहे हैं। जितने एक्चुअल काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से, हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आते जाएंगे। हर ऑर्डर के लिए हम देखेंगे कितने घंटे काम किया, मल्टीप्लाइड विद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हम जॉब नंबर 1 में कितने ओवरहेड हमें चार्ज करने हैं, जॉब नंबर 2 में कितने चार्ज करने हैं, ऑर्डर नंबर 3 में कितने चार्ज करने हैं, इस तरह हम चलते जाते हैं। बजटेड से इसका कोई ताल्लुक नहीं कभी रहता। बजटेड ओवरहेड का इस्तेमाल सिर्फ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिटर्मिन करने तक रहता है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी, आपके साथी का कहना है कि एग्जामिनर अगर ना बताए कि कितने यूनिट्स बिके हैं, कितने यूनिट्स इन हैंड हैं, तो हम ये एंट्री कौन सी डालेंगे? एग्जामिनर बाज़ का ये बता भी दे कितने यूनिट बिके हैं, कितने इन हैंड हैं। ये तो मैंने एक तरीका बताया कि भाई नॉर्मली
हम ओवर एब्जॉर्ब को स्प्लिट करेंगे यूनिट सोल्ड और यूनिट इन हैंड में। लेकिन अल्टरनेटिवली कंपनी में हैव अ पॉलिसी, आई एम रिपीटिंग, अल्टरनेटिवली कंपनी में हैव अ पॉलिसी टू चार्ज ऑल ओवर एब्जॉर्ब टू कॉस्ट ऑफ सेल। कंपनी की पॉलिसी ये हो सकती है कि भाई ठीक है, कुछ बिके कुछ नहीं बिके, लेकिन हम उसको तकसीम नहीं करते, हम सारे के सारे ओवरहेड्स को इस अंदाज में कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर देंगे। यहां पे तो हम कह रहे हैं ना स्प्लिट करो कि भाई सारे बिके हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज कर दो सारा ओवर एब्जॉर्ब, और अगर कुछ बिके हैं कुछ नहीं बिके तो कॉस्ट ऑफ सेल और फिनिश गुड में स्प्लिट कर दो। लेकिन कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि सारे बिके हैं या नहीं बिके, ओवर एब्जॉर्ब कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज होने। दिस कुड बी कंपनीज पॉलिसी। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ आपको वहाँ नज़र आएगी, लिखा होगा शायद उससे कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। हो सकता है उसने आपको, जिस आपके साथी ने कहा, उसने ये बताया ही ना हो कितने बिके और कितने नहीं बिके। उस केस में भी हम ये एंट्री फॉलो करेंगे। जब हमें पता ही नहीं तो हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, हम ये एंट्री फॉलो करेंगे। अगर हमें पता है कि भाई कितने बिके कितने इन हैंड, तो फिर हमें पॉलिसी जानने की जरूरत है, कंपनी की पॉलिसी क्या है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है पॉलिसी के ऊपर तो फिर हम ये पॉलिसी फॉलो करेंगे, क्योंकि उसने बता दिया ओवर एब्जॉर्ब कितने हैं और बिके कितने, इन हैंड कितने हैं। तो हमें पता है भाई ओवर एब्जॉर्ब बिके भी पता है, इन हैंड भी पता है, तो तकसीम कर दो। लेकिन बाज का तो बताएगा आपको इतने बिके हैं इतने इन हैंड है, लेकिन कंपनी पॉलिसी है कि तमाम ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज करो। जिसका मतलब बेशक आपको पता है बिके कितने हैं, इन हैंड कितने हैं, बट ओवरहेड को स्प्लिट नहीं करना, सारे के सारे ओवर एब्जॉर्ब आपने क्लोज कर देने हैं कॉस्ट ऑफ सेल में। ठीक है जी। सो कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि वो इस अंदाज में, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, सारे बिके हैं तो ये करे, पार्टली बिके हैं तो ये करे। लेकिन कंपनी की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि बेशक पार्टली बिके हैं फिर भी वो इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करे। दिस इज ऑल्सो अलाउएबल। कुछ बिके हैं कुछ नहीं बिके, उसके बावजूद ओवर एब्जॉर्ब को सारे का सारा कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज करना। कंपनी में अडॉप्ट दिस पॉलिसी। जी जनाब, कोई सवाल? ओवर एब्जॉर्ब हमने क्या सीखा अभी कि ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते क्या हैं। एक्चुअल ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की टर्म का फ़र्क पता होना चाहिए हमें। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कहाँ से आ रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन। एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फ़र्क देखेंगे, हमें पता लगेगा ओवर अंडर एब्जॉर्ब क्या है। और फिर ओवर एब्जॉर्ब की इम्प्लीकेशन हमने पढ़ी। ओवर एब्जॉर्ब की ट्रीटमेंट के दो सिनेरियो देखें। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, मैं इसके साथ यहाँ पे बोर्ड से खाली कर रहा हूँ कि मैं अंडर एब्जॉर्ब भी इसके साथ ही यहाँ लिखना चाह रहा था, ताकि हम कंट्रास्ट में चीज़ों को देख सकें, आसानी होगी मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने में भी, आपको याद करने में भी। अब हम अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की कहानी इस साइड पे बनाते हैं। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या है कि आपके एक्चुअल ओवरहेड 100 हैं तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आपके सपोज 80 हैं। इस केस में हम कहते हैं हमारे ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 20। इस सिनेरियो में ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 20, मतलब हमने एक्चुअल ओवरहेड यहाँ पे 100 इनकर हुए हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यहाँ पे 80 आए हैं। दिस इज अंडर एब्जॉर्ब्ड का सिनेरियो। इसी अंदाज में इसकी अगर हम इम्प्लीकेशन देखें, अंडर एब्जॉर्ब्ड की इम्प्लीकेशन क्या है। इम्प्लीकेशन, एक्चुअल खर्चा हमारा 100 हुआ, लेकिन प्रोडक्शन को कितना चार्ज कर दिया, प्रोडक्शन को कितना चार्ज किया, 80। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से मुराद ओवरहेड कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन यूजिंग प्री डिटर्मिन्ड रेट। ओवरहेड एब्जॉर्ब से मुराद ओवरहेड कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन यूजिंग प्री डिटर्मिन्ड रेट। एक्चुअल ओवरहेड 100 हुआ, हमने अंदाजन जो रेट निकाला था उससे जो चार्ज की प्रोडक्शन को खर्चा वो 80 रुपये चार्ज कर दिया। सो इम्प्लीकेशन क्या आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अंडरस्टेटेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अंडरस्टेटेड। दूसरा इफेक्ट क्या आया,
इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चार्ज कम गया तो इन्वेंट्री को चार्ज भी कम चला गया। इन्वेंट्री वैल्यू इन द बैलेंस शीट इज अंडरस्टेटेड। इन्वेंट्री वैल्यू इन बैलेंस शीट इज अंडरस्टेटेड। एंड थर्डली, जब ये इन्वेंट्री बिकती है तो एंट्री आती है फिनिश गुड्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपकी अंडरस्टेटेड। थर्ड इज कॉस्ट ऑफ सेल इज अंडरस्टेटेड। जब यूनिट्स बिके तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अंडरस्टेट होगी। ये है जिसकी इंप्लीकेशन। प्रोडक्शन कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने ओवरहेड कम एब्जॉर्ब किए। एक्चुअल खर्चा ज़्यादा था, हमने कम एब्जॉर्ब किए, प्रोडक्शन कॉस्ट अंडरस्टेट हुई। प्रोडक्शन कॉस्ट अंडरस्टेट हुई है तो इन्वेंट्री वैल्यू प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेस करती है। इन्वेंट्री वैल्यू कैसे आती है? हाउ डू वी गेट टू इन्वेंट्री वैल्यू? यूनिट्स इन हैंड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो जब कॉस्ट पर यूनिट अंडरस्टेट है तो इन्वेंट्री वैल्यू भी अंडरस्टेट होगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही इन्वेंट्री जब बिकती है तो डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट इन्वेंट्री फिनिश गुड्स होती है। तो जब इन्वेंट्री ही अंडरस्टेटेड है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी अंडरस्टेटेड रहती है। ठीक है जी, तो ये है हमारी इम्प्लीकेशन। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसी अंदाज में हम दो सिनेरियोज में इसकी एंट्रीज बना लेते हैं। व्हेन होल प्रोडक्शन इज सोल्ड, बिल्कुल इन रिवर्स एंट्रीज इसकी आती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगी, एफएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर 20 रुपये है, 20 रुपये है तो ये डेबिट और क्रेडिट की एंट्री आपकी कुछ इस तरह बनेगी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, एफएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ये जी आपका जब हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ सेल हमारी अंडरस्टेटेड थी, तो कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू कम थी तो उसको जाकर डेबिट कर दो ताकि उसकी वैल्यू ठीक हो जाए। और दूसरा इंपैक्ट ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टैली नहीं हो रहा। एक्चुअल ओवरहेड 100 हैं डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे एब्जॉर्ब 80 हैं, तो टैली करने के लिए इसके यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 20 रुपये ऐड करने हैं, तो ये अकाउंट भी टैली हो जाएगा। तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को भी जीरो करना है, उसके लिए ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। और उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को जाएगा, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल को जाएगा। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल जो अंडरस्टेट हो रही थी वो भी हमारी एडजस्ट होगी। व्हेन होल ऑफ द इन्वेंट्री इज सोल्ड, तो एंट्री क्या है? और बिल्कुल इसी अंदाज में व्हेन पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री इज सोल्ड, व्हेन पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री इज सोल्ड, तो वही कॉन्सेप्ट है। आप अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को स्प्लिट कर देते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और मैं यही सिनेरियो अगर यहाँ पे ले आए, व्हेन 60% ऑफ इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड 40% इज इन हैंड, तो फिर हमारी एंट्री होगी एफएच कंट्रोल अकाउंट ने तो क्रेडिट 20 रुपये से हो जाना है, एफएच कंट्रोल अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना है 20 रुपये से, लेकिन डेबिट अब तकसीम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में और फिनिश गुड्स में। 60% और 40%, 12 रुपये और 8 रुपये। वही ट्रीटमेंट जो वहाँ पे हमने सीखी थी ओवर एब्जॉर्ब में, उसी का ही मिरर, उसी का इनवर्स अंडर एब्जॉर्ब में एंट्रीज आ रही हैं। अगर सारे यूनिट्स बिक गए हैं तो ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब सारे का सारा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स को चला जाता है। अगर पार्ट ऑफ यूनिट बिके हैं, पार्ट ऑफ द यूनिट्स इन हैंड हैं, तो ओवर एब्जॉर्ब है या अंडर एब्जॉर्ब है, उसका इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में और फिनिश गुड्स में। और एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला उसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। नोट्स में मैं वो लिखना भूल गया हूँ, पेज नंबर 26 पे, जहाँ पे आपका आ रहा है सेंटर में एग्जाम्पल आ रही है, उस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल उस एग्जाम्पल के ऊपर एक नोट ऐड कर लीजिए अल्टरनेटिवली। ये नोट यहाँ पे ऐड कर लीजिए अल्टरनेटिवली।
company may not have sold whole of its production it may adopt a policy of closing whole amount of over/under absorbed overheads to cost of sales. Instead, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, instead of splitting it with, instead of sharing it with finished goods. ठीक है, ये एक नोट आप ऐड कर लीजिए पेज 25 पे. फॉर एग्जाम्पल को जो डाटा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल उस एग्जाम्पल के ऊपर ये इनकॉर्पोरेट कर लीजिए कि कंपनी डिस्पाइट उसने सारे यूनिट्स अपने नहीं बेचे, उसके बावजूद कंपनी ये पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है कि अपनी सारी अमाउंट ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड की वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज करने का फैसला करें. कंपनी की पॉलिसी ये हो सकती है. हमें क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन में हमें कंपनी की पॉलिसी को देखना और समझना पड़ेगा. यहाँ पे से भी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और बजटेड के बारे में सवाल किया था, तो शायद आपने बेटा कल के लेक्चर के बाद, अगर कल के लेक्चर में आप आए थे तो इलस्ट्रेशन 15 और 16 आपने घर जाके शायद रिवाइज़ नहीं की. वहाँ पे बजटेड की फ़िगर भी आ रही है, एक्चुअल की फ़िगर भी आ रही है और एब्जॉर्ब की फ़िगर भी हमने कैलकुलेट की थी ओवर अंडर एब्जॉर्ब एस्टीमेट करने के लिए. तो इलस्ट्रेशन 15-16 घर जाके दोबारा देख लीजिएगा अगर अभी भी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है बजटेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को लेके. ये पॉइंट हम कल डिस्कस कर चुके थे. ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट की डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास. एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, पहले जो एग्जाम्पल ही गिवन है इसको ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, फिर हम इलस्ट्रेशन 17 देखते हैं. एग्जाम्पल विद सोल्यूशन हमारे सामने अवेलेबल है, लेकिन जस्ट हैव अ लुक एट इट. Assume the following production data relates to the month of July of A Limited. Production overhead absorbed 2 लाख, production overhead actual 2,60,000, production during the period 30,000, closing stock out of current period 4,000. अब अगर हम यहाँ से एंट्रीज बनाना चाहें कि भाई हमें ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का फ़र्क क्या है. एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने हैं? 2,60,000 और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? 2 लाख. तो यहाँ से मैं पता लगा हमारे ओवरहेड्स आर 60,000, एक्चुअल 2,60,000 है, एब्जॉर्ब 2 लाख है, तो हमारे ओवरहेड्स आर 60,000 अंडर अब्जॉर्ब्ड. अंडर अब्जॉर्ब्ड की इम्प्लीकेशन क्या है? फिनिश गुड्स अंडरस्टेट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडरस्टेट है. चूंकि हमारी सारी प्रोडक्शन नहीं बिकी तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी डेबिट जाना है, फिनिश गुड्स को भी डेबिट जाना है और क्रेडिट जाना है एफएच कंट्रोल को. हमारे 60,000 से ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं. अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या है कि एक्चुअल ओवरहेड्स 2 लाख, डेबिट साइड पे 2,60,000 आया है, ये डेबिट साइड होती है ना, डेबिट साइड पे 2,60,000 आया है और क्रेडिट साइड पे एफएच कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2 लाख आया है. इसका मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 60,000 एफएच कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट होने हैं, तभी आपका एफएच कंट्रोल अकाउंट बराबर होकर क्लोज होगा ना. कि इसकी डेबिट साइड पे 2,60,000 आ रहे थे, क्रेडिट साइड पे 2 लाख थे, तो क्रेडिट साइड पे 60,000 और डालोगे तो ये अकाउंट क्लोज होगा. और इसका इफेक्ट उसमें बताया कुछ यूनिट्स बिक गए कुछ नहीं बिके. 30,000 टोटल बनाए थे, 30 में से 4,000 इन हैंड हैं,
तो इसका मतलब 4/30 इन हैंड है, 26/30 बिक गए। तो 60,000 में से अकॉर्डिंगली ये हिस्सा कॉस्ट ऑफ सेल को 26/30 जाएगा। कितना जी? जी 52,000 और ये 8,000। ये है जी आपकी ट्रीटमेंट का तरीका। ये जो हमने सिनेरियो सीखा था कि नॉट ऑल द प्रोडक्शन इज सोल्ड, कुछ यूनिट बिक गए, कुछ इन हैंड हैं। तो जितने यूनिट बिके टोटल प्रोडक्शन में से उतना हिस्सा अंडर एब्जॉर्ब का हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज कर दिया, और जितने यूनिट्स इन हैंड हैं प्रोडक्शन में से उतना हिस्सा हमने फिनिश गुड्स को चार्ज कर दिया। अंडर एब्जॉर्ब हैं तो एफएच कंट्रोल अकाउंट ने तो क्रेडिट ही होना है, एफएच कंट्रोल अकाउंट ने तो क्रेडिट ही होना है। डेबिट हमने तकसीम कर दिया। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या हैं, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या हैं, इम्प्लीकेशन ट्रीटमेंट दो सिनेरियो में, इम्प्लीकेशन ट्रीटमेंट दो सिनेरियो में, अल्टरनेटिव पॉलिसी विच कंपनी में अडॉप्ट। इलस्ट्रेशन 17, इसमें आप इसका पार्ट ए कर सकते हैं, पार्ट बी कर सकते हैं। पार्ट ए और बी पढ़िए ज़रा इसको, फिर पार्ट ए और बी आप सॉल्व करेंगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाना है और ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड मेजर करना है। कैलकुलेट कीजिए, हर स्टूडेंट के रजिस्टर पर ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। जी जनाब, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है जी? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 3 कैसे आया? बजटेड ओवरहेड 2,25,000 डिवाइड विद बजटेड एक्टिविटी 75,000, इट इज़ ₹3 पर आवर, लेबर आवर है 3 पर लेबर आवर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए। पार्ट बी, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के लिए आप देखते हो आपका एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं और उसको कंपेयर करते हो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। एक्चुअल ओवरहेड्स आर गिवन एज 2,10,000 और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं एक्चुअल एक्टिविटी 60,000 घंटे मल्टीप्लाइड विद 3, 180। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बजटेड ओवरहेड थे 2,25,000, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स को लेके आया 3 रुपये, और ओवरहेड एब्जॉर्ब हैं 3 रुपये इंटू 60,000 एक्चुअल आवर्स, 1,80,000। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहे हैं हमारे ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 30,000। ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 30,000। पार्ट सी, कैलकुलेट द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बताइए क्या है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट की कैलकुलेशन में आप देखेंगे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में एक एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल, एक एलिमेंट है डायरेक्ट लेबर। इन दो वैल्यूज़ को सामने ले आए तो डायरेक्ट मटेरियल आपका है जी 195,000, डायरेक्ट लेबर आपकी है जी 2,40,000, और इसके बाद एक एलिमेंट आपका रह गया जो आपने ऐड करने हैं, वो है जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यहाँ पे अब तवज्जो चाहिए आपकी, जब आपसे प्रोडक्शन कॉस्ट मांगी जाए, कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट मींस कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद क्या है याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं लिए जाते। ओवरहेड एब्जॉर्ब हमारे थे सवाल के 1,80,000। लीजिए जी, यहाँ से प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट करें 615,000। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। 6,15,000 हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका पार्ट डी फिलहाल आप रहने दीजिए, पार्ट डी में पीएनएल बनाने की बात है। पीएनएल हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हमने सीखना है, तो वहाँ पे जाके हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे। फ़िलहाल हम ओवरहेड्स तक ही अपना डिस्कशन महदूद रखते हैं।
पार्ट सी तक ही हम डिस्कशन करेंगे। जी जनाब। बेटा मैं बार बार जो एक जुमला बोल रहा हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट इज मेजर्ड यूजिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यस यू आर राइट, वहाँ पे आप एक्चुअल ओवरहेड्स पे कॉस्ट पर यूनिट बनाते हो, आप एक्चुअल कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू करते हो, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड को लेके कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट बनाते हैं। ये हमारी इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक आप कह लो प्रिंसिपल है, उसकी एक गाइडलाइन है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपने पढ़ा वैसे ही है, एक्चुअल ओवरहेड्स ही लिए जाते हैं, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ओवरहेड एब्जॉर्ब लिए जाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बनाने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट बनाने के लिए। आगे भी हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ने हैं, वहाँ पे ये बात आपके सामने बार बार आएगी। दिस इज़ हाउ वी डू इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी एनी क्वेश्चन? आपके साथी का कहना है कि मैनेजमेंट अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लेती है और एक्चुअल नहीं लेती तो गलत डिसीजन लेगी। तो बेटा अगर आपको कहानी, शायद आपको मैंने ना इसीलिए कहा हुआ है कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो, डिसीजन जो लिया जाता है इट इज़ टेकन अबाउट फ्यूचर, डिसीजन फ्यूचर के बारे में लिया जाता है। और मैंने आपसे जो कहानी शुरू की थी कि जी साल के शुरू में आपके पास एक कस्टमर आया, मुझे प्राइस बताओ। साल के शुरू में प्राइस बतानी है तो उसके लिए आपको कॉस्ट चाहिए, तो साल के शुरू में तो एक्चुअल डाटा आपके पास होता ही नहीं है। साल के शुरू में तो एक्चुअल डाटा होता ही नहीं, एक्चुअल डाटा तो साल के एंड में आना है। तो साल के एंड पे तो फाइनेंशियल अकाउंट बनते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत आपको साल के शुरू में, साल के दौरान पड़ती है, जब एक्चुअल डाटा आपके पास होता ही नहीं है। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल जो हैं वो डिसीजन मेकिंग के अंदाज में बने हुए हैं कि मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करना है, और मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करने के लिए हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मुस्तकबिल की अवेलेबल नहीं होती, तो हमें एस्टिमेटेड डाटा को लेकर चलना पड़ता है। सो ये सारे इसके असूल, गाइडलाइन इसी बेसिक प्रिंसिपल पे, बेसिक जो अंडरलाइंग इस सब्जेक्ट की नीड है उस पे बने हुए हैं। बेशक हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने जब प्रोडक्शन कॉस्ट हमसे मांगी जाएगी तो इस असूल के तहत प्रोडक्शन कॉस्ट हम एब्जॉर्ब्ड को लेके बताएंगे। जी जनाब, कोई और सवाल? जी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं आ सकते। प्रोडक्शन कॉस्ट बना रहे हैं ना हम, एंड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप ले सकते हो। कॉस्ट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, स्टेटमेंट पूरी इसको पढ़ेंगे, प्रोड्यूस के बाद ब्रेक नहीं लगेगी, चलता रहेगा जुमला ये। कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड मतलब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में, कॉस्ट पर यूनिट में, जो इन्वेंट्री में जानी है, जो बैलेंस शीट में जानी है, उसमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड नहीं होते। मैंने कल बात ये आपसे कही थी कि बाज़ का हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि प्रोडक्ट वाइज P&L बनाएं, तो प्रोडक्ट की सेल्स माइनस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट का मुनाफा। प्रोडक्ट्स हैं ABC, 3 प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, तीनों के अलग-अलग प्रॉफिट्स हमसे मांगे जाते हैं। तो वहाँ पे हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ A में नॉन प्रोडक्शन का कितना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का कितना हिस्सा गया, B में, प्रोडक्ट B में उसका कितना हिस्सा गया, लेकिन हम उसको इन्वेंट्री वैल्यू में नहीं ऐड करते। P&L में हम चार्ज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम उसको ऐड कर सकते हैं, बट इन्वेंट्री वैल्यू में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड नहीं होते। कॉस्ट ऑफ सेल्स में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज हम कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज P&L बनाने के लिए। जी जनाब, कोई और सवाल यहाँ से कुछ करना चाह रहे थे बच्चा? ये ओवर अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? तो दैट डिपेंड्स, कंपनी अपने कॉस्ट अकाउंट किस फ्रीक्वेंसी पे क्लोज करती है। कंपनी अगर अकाउंट्स मंथली बनाती है तो ये एंट्री मंथली पास होगी। अगर कंपनी ये अकाउंट्स सालाना बनाती है तो एंट्री ये सालाना पास की जाएगी। एज अ स्टूडेंट आपके लिए इम्प्लीकेशन क्या है कि आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको एनुअल डाटा दिया हुआ है या मंथली डाटा दिया हुआ है। जैसे इलस्ट्रेशन 17 में ये एनुअल डाटा है, लेकिन इलस्ट्रेशन 15-16 आपने की थी, वहाँ पे मंथली डाटा था फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो डाटा की फ्रीक्वेंसी आपको बताएगी कि आपने एंट्री किस तरह डालनी है। तो आपके लिए एग्जाम में शायद इतना अहम पॉइंट नहीं है, वहाँ पे आपको डाटा ही दिया जाएगा, मंथली दिया जाएगा, एनुअल दिया जाएगा। जो डाटा का पीरियड है उसी पीरियड की आपने एंट्री बनानी होगी। अच्छा जी, इस एरिया पे एक रिलेटिवली रिसेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले उसी को ही देखते हैं। ऑटम 17
क्वेश्चन 3 ऑटम 17 क्वेश्चन 3 है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपके पास पेज 43 पे। पेज 43 पे क्वेश्चन 5, इट इज़ जस्ट 8 मार्क क्वेश्चन, 8 नंबर का सवाल है। और यही शायद रीसेंट क्वेश्चन, इसके बाद मुझे नहीं लगता 17 के बाद अभी तक ये इस अंदाज का सवाल, इस एरिया पे सवाल एग्ज़ाम में हमें आया हुआ है। 16 में आया था, उसको भी देखेंगे हम। 13, 14, 16, 17 इज़ द लेटेस्ट, जो सबसे पहले हम सवाल देखने जा रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन। एंड विल सी कि हाउ ईजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया वी गेट इफ़ एट ऑल हमें ये एग्ज़ाम में आए। तो इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, एलोकेट एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। सवाल ध्यान से पढ़िए, उसने कहा एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट कीजिए ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से अपोर्शन कीजिए, तकसीम कीजिए, एलोकेट कीजिए, वट एवर नेम यू कॉल इट। और पार्ट बी में कह रहा है कंप्यूट अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स फॉर द मंथ ऑफ जून। पढ़िए जी डाटा ओवर अंडर अप्लाइड भी निकालने में। 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग, 2 सर्विस डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस। हमें इनके बजटेड ओवरहेड्स भी दिए गए हैं। बजटेड ओवरहेड्स आप देख रहे हैं सिर्फ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। उसका स्टैरिक के साथ उसने नोट दिया हुआ है कि इसमें सपोर्ट डिपार्टमेंट की एलोकेशन हो चुकी है। बजटेड ओवरहेड में सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तकसीम हो चुके हैं। एक्चुअल डिपार्टमेंट, एक्चुअल जो ओवरहेड्स आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं सपोर्ट डिपार्टमेंट का खर्चा भी आ रहा है। और यही हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए है कि एक्चुअल ओवरहेड्स में जो सपोर्ट डिपार्टमेंट का खर्चा है इसको आप एलोकेट कीजिए। टर्म उसने एलोकेट यूज़ कर ली, डोंट गेट कंफ्यूज। उसने कहा कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तकसीम कर दीजिए। हमें पता है सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तकसीम करने को टेक्निकली हम सेकेंडरी अपोर्शनमेंट या रीअपोर्शनमेंट कहते हैं। उसने एलोकेट का वर्ड यूज़ कर लिया, हमने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये हमारे लिए कोई चक्कर है। हमने देखना कहा क्या है, उसने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम करने को कहा है, तो वो हमें आता है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना है, 1, 2 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स का नाम है जी, पहला प्रोसेसिंग, दूसरा फिनिशिंग, तीसरा लॉजिस्टिक्स, देन मेंटेनेंस। हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड्स जो गिवन है, वैल्यूज़ रुपीज़ में हम लेते हैं 36,000, 258,000 एक्चुअल ओवरहेड्स हम ले रहे हैं, 56,700 एंड 45,000। हमें सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करनी है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड रेसिप्रोकल सर्विसेज में किया जाता है। तो हमें लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस दोनों की सर्विसेज का उसने हिस्सा दिया हुआ है 50, 40। ये लॉजिस्टिक्स का है जी 10% में है, और मेंटेनेंस 35, 45 एंड 20 ये भी परसेंटेज में है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमने कहा था मैक्सिमम 3 डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। तो 1, 2 ये हो गया, पहले 2 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखेंगे तीसरे की हमें ज़रूरत है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिस्टिक्स। 56,700 की कॉस्ट को तकसीम करना है 50%, 28,350, इसका 40%, 22,680, इसका 10%, 5,670। देन मेंटेनेंस की बारी, सम कीजिए, 50,670, इसको तकसीम करना है 35%, 135, इसका 45%, ना बेटा 22,801, इसका 20%, 134। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हुई जी। एक दफ़ा हमने पहले लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जो परसेंटेजेस हमें गिवन है उसमें, और फिर हमने मेंटेनेंस की कॉस्ट तकसीम की, अपनी कॉस्ट प्लस हिस्सा फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स। अब दोबारा लॉजिस्टिक्स की बारी आई जिसमें कॉस्ट पड़ी हुई है 10,134, इसको माइनस करना है, इसका 50%,
5067 जी, इसका 40% और इसका 10% 1013। अब दोबारा मेंटेनेंस की कॉस्ट को तकसीम करने हैं, 1013 को तकसीम करेंगे। अभी लास्ट हम नहीं करते क्योंकि स्टिल 4 डिजिट फिगर है, अभी हम क्लोज़ नहीं करेंगे, क्लोज़ हम थर्ड पे जाके यहाँ पे कर देंगे। जनाब 1013 का 35% 355, 45% 456, 20% 203। अब लॉजिस्टिक्स के से 203 आ गया, इस 203 को तकसीम करेंगे, 203 का 50% 102, इसका 40% 81, इसका 10% 20। और अब आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये 20, डबल डिजिट में फिगर है, इसको क्लोज करना है। और हमने सीखा था इस केस में हम सर्विस डिपार्टमेंट को शेयर नहीं देते, और इस केस में हम मेंटेनेंस की कॉस्ट को 35 और 45 इन दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये वाला हिस्सा हमने 20 वाला हिस्सा ख़त्म कर देना है, तो इसके 80 हिस्से होने हैं, बटा 80 इंटू 35 9 एंड 11। लीजिए जी, ये हमारी कॉस्ट एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे पास आ गए, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के हिस्से। ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, इसका सम कीजिए। 577 0, कोई और भी कुछ होगा, ये हमने 6 डेसिमल में नज़र आ रहा है, 5,36,000 है, तो ये ज़रा थोड़ा सा मैं हाजिर रखा करें। 587618 जी। आगे चलिए, यहाँ पे टोटल देखिए, थोड़ा सा ना मेंटली अलर्ट रहा करें। आप हर वक्त ब्लाइंडली कैलकुलेटर पे ना भरोसा किया करें, कैलकुलेटर सारे चाइना से बन के आ रहे हैं, धोखे दे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग भी अलर्ट रखा करें, कभी इंगुली भी स्लिप हो जाती है आपकी, कभी कैलकुलेटर भी धोखा दे रहा होता है। तो नज़र आ रहा है 5,36,000 की टोटल, ऊपर एक बड़ी फिगर नज़र आ रही है, तो टोटल कैन नॉट बी 50,000 समथिंग। तो इस तरह मेंटल मैथ भी साथ साथ चालू रखा करें कि कहीं पे कोई चीज़ आपको लगे कि इनअप्रोप्रिएट वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो उसको खुद चेक कर लिया करें। ये हम केयरलेस मिस्टेक्स से इस तरह बच जाते हैं। हम केयरलेस मिस्टेक्स मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी रीज़न होती है फेलियर की, कि आप अननोइंगली ऐसी गलतियां कर जाते हो कि आपको पता नहीं लगता। वी आर डन विद पार्ट ए। हमने क्वेश्चन 5 का पार्ट ए देखा है जी। ये बेटा ये सेकेंडरी अपोर्शनमेंट ही है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट होती है सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम। तो ये हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, सारी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तकसीम कर दी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। ये सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का तीसरा सिनेरियो है जिसमें रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। सो रेसिप्रोकल सर्विसेज में हमने दो मेथड पढ़े थे, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरा था अलजेब्रिक या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो ये हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया एज पर द रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, पार्ट बी, कंप्यूट अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स। अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स क्या होते हैं? एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड का फ़र्क। तो मैं इसी के नीचे अगर हम एक्सटेंड करें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे आएंगे? हमें उसने बताया हुआ है शायद कि ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे लेबर आवर की बेसिस पे, क्योंकि लेबर आवर्स का डाटा अवेलेबल है। तो हमें एक्चुअल लेबर आवर्स चाहिए, इसको हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड मिल जाएंगे। हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मिलेंगे, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल ओवरहेड से। तो हमारे पास ओवर ऑब्लिक अंडर, हम डिफरेंशिएट करना है तो अंडर को हम ब्रैकेट में दे देते हैं, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे ही ना एक्चुअल ओवरहेड्स ये हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे आएंगे? एक्चुअल लेबर आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आएंगे, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस जो होता है
इसको बल्कि हम इसको ए कह देते हैं, पहली वैल्यू को ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और ए बी माइनस ए, इस तरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर या अंडर एब्जॉर्ब का डिफरेंस। तो पहले हम ज़रा एक्चुअल लेबर आवर मुझे बताइए क्या आ रहे हैं। एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं जी? प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के 14,350 एक्चुअल लेबर आवर्स। दूसरा डिपार्टमेंट जी फिनिशिंग के 9,800 एक्चुअल लेबर आवर्स। एक्चुअल लेबर आवर ले रहे हैं बेटा, ठीक है जी। तो हमें बजटेड एक्चुअल दोनों दिए गए हैं, हमने एक्चुअल लेबर आवर लिए क्योंकि ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड क्या होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब हमें ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, इसके लिए हम वर्किंग 1 करते हैं। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला हमने सीखा हुआ है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड लेबर आवर्स। अब यहां पे आप दोनों डिपार्टमेंट्स के, पेंटिंग और फिनिशिंग, दोनों के ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बजटेड ओवरहेड्स प्रोसेसिंग के हैं जी 560,000 डिवाइडेड विद इसके बजटेड लेबर आवर्स 14,000, तो रेट क्या आया 40 पर लेबर आवर। और फिनिशिंग के बजटेड ओवरहेड 3,20,000 हैं और इसके बजटेड लेबर आवर्स 10,000 हैं, रेट क्या आया 32 पर लेबर आवर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होते हैं जी बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड आवर्स। तो ये रेट वर्किंग 1 से 40 और 32 आ गया, मल्टीप्लाई करें ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट 57,000 जी। 9800 इंटू 32 31,600। अब कीजिए बी माइनस ए, अंडर एब्जॉर्ब नजर आ रहा है, ब्रैकेट में रिफ्लेक्ट होगा, कितना है जी 13,618। दिस इज अंडर एब्जॉर्ब, एक्चुअल एब्जॉर्ब। यहां पे जी 313 इंटू दिस इज ओवर एब्जॉर्ब 17। दिस इज ओवर एब्जॉर्ब, ये बगैर ब्रैकेट के आ गया। लीजिए जी, ये हमारा आंसर पार्ट बी का भी कंप्लीट हो गया। पार्ट बी विद द हेल्प ऑफ वर्किंग 1 ओवर अंडर एब्जॉर्ब भी आ गया। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है 13,618 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड है 5517। ये आपके सामने हमने जितनी वर्किंग अभी तक देखी थी, उसके बाद हमने लेटेस्ट क्वेश्चन जो 17 में आया उसको देखा, और आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपकी बेसिक्स पे, बेसिक फार्मूलाज पे ग्रिप है, आपको पता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, आपको पता है ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड क्या होते हैं, तो ये सवाल में 8 नंबर एक तरह के बोनस मार्क्स है, ये 8 नंबर कि ये अगर इस एरिया पे क्वेश्चन आता है तो जनरली ये पूरे पेपर के आसान तरीन सवालों में से एक सवाल होता है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जामिनर कॉम्प्लेक्सिटी डाल ही नहीं सकता। इसमें वाहिद कन्फ्यूजन वही आती है जो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथी ने कहा था, एब्जॉर्ब्ड और बजटेड में मिक्स हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जबकि मैंने नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर किया कि बजटेड ओवरहेड्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हम कैसे मेजर करते हैं। तो ये सिर्फ कन्फ्यूजन है, इसको आप थोड़ा सा रिपीटेड रिवीजन से क्लियर करोगे। इसके लिए आपको कोई 1500 सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर 3-4 दफ़ा नोट्स और किताब को रिवाइज करना और ये बेसिक इलस्ट्रेशन है इनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसा मर्जी सवाल आपको आ जाए इस एरिया पे इंशाअल्लाह आप हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। कल शायद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे लगता है हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चन क्लास के एजेंडा के रह गए हैं जो नोट पेज 26 पे मार्क हैं, वो 3 क्वेश्चन इंशाअल्लाह हम कल कर लेंगे। तो शायद हम कल ही अगले चैप्टर, दूसरे चैप्टर की तरफ बात कर सकें, नहीं तो परसों तो फॉर श्योर हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।